बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। खान साहब ने आज कहा कि जो बाइडेन साहब के नीचे जो एक नेगेटिविटी थी वो कम से कम दूर होगी। बाकी ये तवक्को करना कि ट्रंप साहब को फ़ोन करेंगे और खान साहब रिलीज़ होंगे, ये ऐसी बातें नहीं होती। स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं। लेकिन बहरहाल एक एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने के बाद दूसरी जब आती है तो उनकी पॉलिसीज़ में एक शिफ्ट होता है। तो ट्रंप साहब जब सदर थे और खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो खान साहब ने आज कहा कि ट्रंप साहब से उनका राब्ता रहता था, उनकी कॉल आती थी और दो तरफ़ा ताल्लुकात जो बिज़नेस के हवाले से, स्ट्रेटेजिक जो ओवरसीज़ के हवाले से, हमारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ वहाँ बहुत से हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी का बिलख़ुसूस जो है, ये सारी चीज़ों पे उनसे बात होती थी। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पॉज़िटिविटी आएगी दोनों मुल्कों के रिलेशंस में। और जो एक नेगेटिविटी थी, जो उस एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में थी और रेजीम चेंज भी उनके दौर में हुआ, तो वो पॉलिसीज़ रिवर्स होंगी। बाकी तो यहाँ के फैसले पाकिस्तान के अवाम ने कर दिए। इमरान खान साहब को वोट मिला है और हमारा हक है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और तहरीक इंसाफ को उसका खोया हुआ मैंडेट वापस मिले और इमरान खान साहब इस कौम को लीड करें। अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों को और रहनुमाओं को ये लगता है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? देखें, ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके कोई डायरेक्शन देंगे, ये ना तो ऐसा होगा, ना ऐसा होना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है और हम अपने जो हमारे दौर में जिस तरह हमारी पॉलिसी थी कि हम बैरूनी मुदाखलत उन चीज़ों के तो हक में नहीं है। लेकिन हुकूमत के आने से पॉलिसी शिफ्ट होती है, पॉलिसी चेंज होती है। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जो बाइडेन साहब के नीचे था। डोनाल्ड लू का जो लेटर था, साइफर था, उसमें जो रजीम चेंज के हवाले से सख्त अहकामात थे या जो डायरेक्शंस थी, तो उसकी वजह से ताल्लुकात में एक सरमहरी या अवाम का एक उनकी तरफ एक शक की निगाह से देखना तो था। तो वो चीज़ें ट्रंप के आने से हम पुरुमीद हैं कि वो दूर होंगी। बाकी इमरान खान साहब की रिहाई हम पुरुमीद हैं कि केसेस सारे जेली हैं, कौम इमरान खान साहब के साथ है और मुल्क को अगर आगे ले जाना है, तो आपको इमरान खान के अलावा कोई लीडर इस वक़्त मुल्क में नहीं है जो कौम को इकट्ठा कर सके, जो इदारों और कौम के बीच में फ़ासले पैदा हुए हैं, उसको ख़त्म कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा हों। आज जब उनको बताया गया कि ट्रंप जीते हैं, तो उन्होंने खुशी का इज़हार किया इस बात से। उन्होंने कहा कि उनके दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे थे और उन्होंने अपनी रिहाई की तो एक दफ़ा भी बात नहीं की कि ट्रंप के आने से कोई वो रिहा होंगे, फलाना होगा। ये इस तरह से बातें नहीं होती। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं। खान साहब ने पाकिस्तान की बात की कि उनके आने से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से वो बेहतर होंगे और जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है दोनों मुल्कों में, वो एक पॉजिटिविटी जो थी उस वक़्त वो वापस आएगी। अली मोहम्मद खान साहब, आज की जो मुलाकात थी आपकी अपने लीडर से, उसका मरकजी नुक्ता क्या था? किस मौजू पर मुलाकात हुई? देखिए, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, एक दफ़ा तो 11 सितंबर को मैं गया, मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उसके बाद 28, 30 और 31 अक्टूबर को तो आज मौका मिला है कि बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, जिस तरह लेजिस्लेशन पास हुई है। तो पिछले दिनों जो 26वीं आईनी तरमीम हुई और अब जो ये आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साज़ी हुई है, उस पे उन्होंने राय का इज़हार किया। ट्रंप का इलेक्शन एक अहम इशू आज बिल्कुल था और उसके साथ-साथ और पार्टी के बहुत सी मामलात पे उनके साथ बात हुई है। लेकिन मेन आज जो चीज़ डिस्कशन में थी, ये 2 बड़ी चीज़ें थी। जो कानून साज़ी हुई है अभी और जो बहुत उजलत में हुई, और दूसरा जो ट्रंप का इलेक्शन है, इस पे बात हुई। जो कानून साजी हुई है जिसमें सर्विसेज चीफ्स की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है या उनकी वो 5 साल तक कर दी गई है, उस पर क्या राय दी है खान साहब ने? देखिए, एक तो ये है कि जो भी फैसला करें हम, वो इदारे की मजबूती के लिए होना चाहिए। हमारी जमात का मौक़िफ़, खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई एक्सटेंशन या इस तरह की चीज़ होती है, तो उस पे पहले से बहस होनी चाहिए थी। उनका ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पे था कि ये जो कानून साज़ी हुई है, चाहे वो आर्मी एक्ट में तरमीम है, जिसमें तीनों सर्विसेज़ चीफ़ हैं,
या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना है। तो इस पे बहस क्यों नहीं की गई? इस पे आप बहस करते, इसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको डिस्कस करते, अगर कोई सुकम है उसको निकाल लेते। तो उजलत में जो इनको मंजूर कराया गया है हुकूमत की तरफ से, उस पे बहुत ज्यादा उनकी रिजर्वेशन है कि इस पे आप बहस करते। मेरी अपनी राय ये है कि बहस होती और बहस के बाद वो चीजें हम अपने लीडर इमरान खान के सामने रखते, वो अगर एग्री करते तो फिर बहुत सी चीजें शायद इसमें आपको सपोर्ट करते हुकूमत को। लेकिन उसमें अगर कोई सुकम था तो उसको निकाल लेते। लेकिन जिस उजलत में आपने पास किया जो तरकीब है इन लॉ मेकिंग्स का, तरमीमात का, वो तो यही है कि पार्लियामेंट में फ्लोर पे पेश होती हैं, वो फिर कायमा कमेटी में जाती हैं, वहां बहस होती है, उसके बाद आती है, फिर पास होते हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पे, फिर उस पर बहस होती है। तो एक ही दिन में लाना, उसको पास करना, तो अगर कोई अच्छी भी फर्ज करें आप कोई चीज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तरीके से करेंगे तो उस पर एतराज तो आएगा। और माजी में जब हमारे दौर में भी ऐसा हुआ, तो ये हुकूमत जो आज अपोजिशन में है वो उस पर उस वक्त एतराज करती थी कि आपने उजलत में किया। मेरे ख्याल में हमारे दौर में भी कुछ कवानीन उजलत में पास हुए जो नहीं होने चाहिए। तो आज अगर कोई चीज उजलत में पास हो रही है जिस पे उस वक्त की अपोजिशन जो आज हुकूमत में है वो खुद एतराज करती थी, तो आज खुद आप वो काम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम माजी की चीजों से सीखें और मुस्तकबिल में जो भी लॉ मेकिंग हो उसको आप पार्लियामेंट में लाएं, आप अपोजिशन से एंगेज करें, डिस्कस करें। अगर कोई अच्छी चीज होगी तो हम कोई मुल्क के दुश्मन तो नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई अच्छी सही। चीज हो सामने लेकिन लाएं, सर जो डिस्कस करें। चीजें जो 26वीं तरमीम आपके साथ डिस्कशन करके हुई है, यानी जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी थी उसमें भी आपने शिरकत की, फिर वो मुसवदा आपके साथ डिस्कस होता रहा, बराह रास्त हुकूमत ने नहीं भी किया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, और उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि अब हमारा इस पर कोई बड़ा एतराज नहीं रहा। तो जो चीजें आपके साथ डिस्कशन के बाद हुई हैं उस पर तो आपको कोई एतराज नहीं है ना, 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है? देखिए उसमें कुछ जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह की चीजें थी वो कोई उस पे मौलाना साहब भी उस पे एग्री नहीं थे। हम तो मिलिट्री ट्रायल्स के, सिविलियंस के उसके हक में नहीं है। एक माजी में हमने एक दफा सपोर्ट किया था जब जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था, तो एक टेररिस्ट में और सियासी जी। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के ओहदे को छेड़ा गया है, जो आईनी बेंच बनाने की बात है, फिर सीनियर मोस्ट जज को लगाना चाहिए था, इन सारी चीजों पे हम एग्री नहीं थे। हमने मोहतरम जो अब चीफ जस्टिस आए हैं याहिया अफरीदी साहब को वेलकम किया है, इस वजह से कि हम नहीं समझते कि इन तरमीमात, ये जो आईनी तरमीम हुए हैं वो खुद की ख्वाहिश पे तो नहीं। अब वो चीफ जस्टिस हैं, हम नहीं चाहते उनका एक अच्छा रिकॉर्ड है कि हम उनके साथ कोई मुखासमत करें, इस वजह से उनको वेलकम किया है। लेकिन जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई है उस पर तो एतराजात आज भी मौजूद हैं। और जो जुडिशल कमीशन बनाया इन्होंने, जिसमें हकूमती मेंबरान जो हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले अहदेदार हैं उनकी तादाद का ज्यादा होना अपोजिशन से, ये भी एक सवालिया निशान है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिनको ठीक होना है, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है, बहुत सी चीजों को हम ठीक भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो ताकत में कमी की गई है, इस पे एक बात मैं जरूरी करूंगा भी, उसको उसको ठीक होना है। और आज इमरान खान साहब ने इस पे बड़ी क्लियर बात की है, ये जो जजेस वाला मामला है। मैं उनको कहा कि जो 32-34 उन्होंने किए हैं, तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट कर रहे हैं, लफ्ज डाइल्यूट यूज किया कि उसकी ताकत को कम कर रहे हैं। उसके लिए तादाद बढ़ाई जा रही है, कोशिश करेंगे कि मनपसंद लोगों को लेके आए। तो ये जी। चीजें, इससे क्या आप मुझे बताएं, अगर इस नहीं सर, किसी भी लेकिन अगर मुल्क की सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब इस तरह तो आप पूरी 26वीं आईनी तरमीम पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया, आईनी बेंच के सरबराह लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया, इस तरह से कि आईनी जुडिशल कमीशन है उसमें उनकी अक्सरियत हो गई, फिर इसी तरह से जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हासिल कर लिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फिर तब्दीली करके उसको भी एक तरह से जैसे मुनीब को निकाल के चीजें मैनेज करने की कोशिश की गई है, 17 नए जजेस का आपने खुद जिक्र किया कि उससे जो है हुकूमत अपने जज भर्ती करने की कोशिश की गई। तो इस पूरी आईनी तरमीम में जिस पर बैरिस्टर गौहर को, आपकी पार्टी को कोई एतराज नहीं था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बकौल, तो इसमें अच्छी चीज फिर क्या हुई? देखिए, मैं तो इस पे पहले दिन से बड़ा क्लियर था। बहरहाल हमारी जमात के दोस्तों ने वहां बैठक की। मैं समझता हूं कि सिर्फ एक मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई कि उस वक्त के जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर साहब, उनसे इनको डर है कि कोई इंसाफ कर देंगे, तो उनका रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट इनके रास्ते में एक हर्डल इनको नजर आती है। लेकिन मैं समझता हूं कि
شروع میں آ کے جو یحییٰ آفریدی صاحب نے کچھ سٹیپس لیے ہیں، تو اگر اللہ کرے وہ اسی طرح وہ آگے بڑھیں، تو اگر حکومت کی یہ توقع تھی کہ منصور صاحب کو ہٹا کے کوئی ایسا کچھ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو ایک ربر سٹیمپ خدا نخواستہ بنا دیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس طرح ہونے دیں گے، لیکن ایک ڈیمیج تو انہوں نے کر دیا۔ ایک اصول تھا مسلمہ کہ سینئر ترین شخص جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا تھا اور اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ اس کو انہیں کمپرومائز کیا، پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی طاقت کو کم کیا، 184(3) کی پٹیشن سو موٹو کا اختیار ایک طرح سے لے ہی لیا، اور پھر جو آئینی بینچ کا معاملہ اٹھایا ہے، تو اب چیزیں یہی نہیں پتہ لگے گا کہ کون سا کیس اب چیف جسٹس کے پاس جانا ہے، کون سا آئینی بینچ میں جانا ہے، پھر آئینی بینچ میں سینئر موسٹ جج کو اس کا راستہ روکنا۔ آپ مجھے بتائیں، ان کو پورے پاکستان کے مسئلوں کا حل یہ سپریم کورٹ میں چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ کو گرا دو، کمزور کر دو، ختم کر دو؟ کیا پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے؟ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک، چاہے امریکہ کو لے لیں جس میں ابھی الیکشن ہوا ہے، یو کے لے لیں، پڑوس میں ہندوستان لے لیں، کسی بھی ملک میں، بھارت اپنا جو ہے بنگلہ دیش لے لیں، جس بھی ملک کی سپریم کورٹ یا عدلیہ کو آپ چھیڑیں گے وہ بیلنس آؤٹ ہوگا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ اور عدالتیں تو حکومتوں پہ چیک رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ خود ان کو اگر آپ خود ان کو لے کے آئیں گے کرسیوں پہ، آپ ان کو بٹھائیں گے، تو آپ پہ چیک کیسے رکھ سکیں گے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز نہیں ہوگی کیا؟ صحیح ہے، مگر علی محمد خان صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ قانون سازی ہوئی ہے اس سے پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی موجود تھی، جس میں جسٹس منیب بھی تھے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے، اور اس کمیٹی کے سامنے جب 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں جو آئی ہیں وہ لگانے کا معاملہ آیا، تو دونوں ججز نے فیصلہ دیا کہ اس کو مقرر کیا جائے سماعت کے لیے، لیکن چیف جسٹس اس سے مختلف رائے رکھتے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کاز لسٹ میں وہ فیصلہ جو دو ججز کا تھا اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، وہ کاز لسٹ پہ نہیں آ سکا۔ تو اس کے باوجود آپ نے چیف جسٹس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کی سماعت ہوگی؟ دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ شروع سے ہی خدا نخواستہ محترم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کوئی بد اعتمادی ہو۔ ہم نے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ہماری جماعت بہت عزت سے چلتی رہی اور سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن جب وہ بہت بلیٹنٹ ان کی مخالفت تحریک انصاف کے سامنے آئی، تو اس کے بعد ہم نے ان پہ اعتراض کیا، وہ بھی بڑے احترام کے دائرے میں عدالت میں کہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، آپ ہمارے کیس نہ سنیں۔ تو ابھی چونکہ ابتدا ہے، اور میرے خیال میں محترم چیف جسٹس موجودہ جو ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ جو ان کا عہدہ ہے اس کی جو تقریب میں کمی ہوئی ہے اس کو وہ بحال کریں، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس طرح لے کے چلیں جو سپریم کورٹ کی ایک شان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامنٹ میں ہم احتیاط کریں گے، ہم چاہیں گے کہ یحییٰ آفریدی صاحب، ہم کسی فیور کے اس میں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی جماعت کو فیور نہیں لینا چاہیے، نہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ایک آزاد غیر جانبدار طریقے سے چلائیں، اس کے لیے ہم سے جو تعاون ہوگا وہ ہم کریں گے۔ لیکن ہاں سر، جی، لیکن علی محمد خان صاحب، اس میں یہ تو ہو رہا ہے نا کہ وہ ججز جنہوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیے ہیں، ان کو چاہے وہ آئینی بینچ میں نہ رکھ کے یا ان کو جو ہے وہ کوئی اہم رول نہ دے کر، یعنی چیف جسٹس بھی نہیں لگایا گیا، آئینی بینچ کے سربراہ بھی نہیں لگایا گیا، آئینی بینچ کے ممبرز میں بھی اس کو نہیں رکھا گیا، تو ایک طرح سے حکومت اپنا انفلوئنس کرنے کا سٹرکچر تو اس نے بنا لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ان ججز کو جنہوں نے ماضی میں تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیے ہیں ان کو وہ کسی امپورٹنٹ رول میں نہ آنے دے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہی تو ہمارا اعتراض ہے اس سارے پروسیس پہ، جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کی گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو شاید جب جمہوریت جب ختم کی گئی اور ڈکٹیٹرشپ بھی آئی ہے، اس وقت بھی سپریم کورٹ پہ اس طرح کا حملہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ آئین معطل جب وہ ہوا تو سپریم کورٹ کے ججز کو پی سی او پہ انہیں اوتھ کا کہا، لیکن ان کے لا میکنگ میں کوئی ترمیم ایسی نہیں کی گئی کہ انٹرنل سٹرکچر کو ڈیمیج کیا گیا ہو۔ ہاں، اس وقت کچھ ججز ایسے تھے جو آئے اوتھ لیا، لیکن اس کے بعد ڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے وکلا نے تحریک چلائی، پھر اس کے بعد عدلیہ آزاد بھی ہوئی، بڑی مضبوط ہوئی۔ لیکن اس حکومت نے تو بیسیکلی وہ کیا ہے جو کسی آمر نے بھی نہیں کیا، کہ اندر سے جا کے سپریم کورٹ کو اندر سے انہوں نے کمزور کیا ہے۔ یہ کسی آمر نے بھی نہیں کیا، یہ بہت نقصان کیا ہے، اور آج ان کی حکومت ہے، کل نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے رہنا ہے، آپ نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، 25 کروڑ عوام کو انصاف چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی سب سے بڑی عدالت کو ہی کمزور کر دیں گے تو یہ آپ فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟
اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ پورا وہ تو نہیں ہلاک کر دیتے، خراب ہوں، کر دیتے۔ تو یہ جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہے، آج شہباز صاحب وزیر اعظم ہے، کل نہیں ہوں گے، لیکن پھر ان آئینی ترامیم کو ریورس کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑے گی، ٹھیک کرنے کے لیے جو نقصان ہو جائے گا اس دوران، جو کیسز کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک، یہ بتائیں، دیکھیں جو جی، سینئر ترین ججز کو انہوں نے اس چیزوں سے باہر رکھا ہے، تو یہ نقصان انہوں نے سپریم کورٹ کا کیا ہے، سپریم کورٹ پورے عوام کی ہے، یہ تحریک انصاف کی تو نہیں ہے۔